नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। आज दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है हमारे बीएड के फर्स्ट ईयर में ईपीसी 2 सब्जेक्ट से है। ईपीसी 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ठीक है, इसी सब्जेक्ट से है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न का। एक टॉपिक है जो शायद हर प्रश्न में सेट हो सके, और ये टॉपिक है कला संबंधी क्रियाकलापों में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करें। और वेरी वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करने की बात की जा रही है। और आप लोग भी बीएड करने के बाद शिक्षक बनेंगे, और कोई कला का शिक्षक भी इसमें बनेगा, या फिर हर एक शिक्षक का दायित्व होगा कि वो अपने बच्चों को कला सिखाए अपने स्कूलों में। इसीलिए इनके उद्देश्यों को, भूमिकाओं को जानना अति आवश्यक है। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस पुस्तक में दिए होने के कारण भी ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पूछे जाने वाले टॉपिक लग रहे हैं। कला संबंधी क्रियाकलाप में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करें। शिक्षक की क्या भूमिका है जो बच्चों को कला सिखाई जाती है, उनमें इन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न यही दिया हुआ है, कला संबंधी क्रियाकलाप में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करें अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अभिप्रेरणा एवं सौंदर्य बोध, दूसरा है सतत और व्यापक मूल्यांकन, तीसरा प्रदर्शन और प्रदर्शनी। लेकिन हम लोग जो आज मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ हमारा आज का जो ये सेशन संबंधित है सिर्फ ऊपर वाले प्रश्न से है। कला संबंधी क्रियाकलाप में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, ठीक है, इसी का उल्लेख हम लोग आज करेंगे। और ये पीडीएफ जो आपके सामने है इसी के माध्यम से। तो इसकी जो अगर इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों को पूछा जाता है तो उत्तर किस प्रकार से लिखें और किन किन बातों को उसमें समाहित करें। क्योंकि मेरे सामने जो पीडीएफ है वो किसी पुस्तक से ली गई पीडीएफ है, तो आप हूबहू इस प्रकार से नहीं उतार सकते हैं। आप इनको जब पढ़ेंगे तो इनसे आपको एक व्यू मिलेगा कि हम किस प्रकार से किसी प्रश्नों को लिखें, किन किन बातों को उसमें सम्मिलित करें। कुछ बातें इन प्रश्नों के आप ले सकते हैं और कुछ बातें आपको अपने मन से उनमें लिखनी होगी, ताकि आपके पैराग्राफ भी भरें और आपके क्वेश्चन में का उत्तर जो है, क्वेश्चन का उत्तर लेखन काफ़ी सौंदर्य हो और ज़्यादा नंबर उसमें आप ग्रोथ कर पाएँ। इसीलिए आप हूबहू ऐसे प्रश्नों को इस पीडीएफ के माध्यम से नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन से इस प्रश्न को बनाना है, और इस प्रश्न से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके प्रश्न को सजाने में, उत्तर को लिखने में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके उत्तर लेखन के लिए हम लोग प्रस्तावना, जैसे आप लोग पुस्तकों में देखे होंगे कि पहले प्रस्तावना दी जाती है, इसी प्रकार से आप जब भी उत्तर लेखन करें तो एक क्रम में यदि आप उत्तर लेखन करते हैं, क्योंकि आप निम्न कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक उच्च कक्षा में पढ़ रहे हैं, बीएड की कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिसके बाद आप डायरेक्ट शिक्षक बनने के योग्य होंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि जब भी हम प्रश्नों को लिखें इस श्रेणीबद्ध तरीक़ा से लिखें, और प्रश्नों का जो है एक क्रम उनके सामने हम प्रस्तुत करें, ताकि हम अपने उच्च कक्षा का परिचय उस प्रश्न में उत्तर लेखन में दे सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए उत्तर के बाद प्रस्तावना लिखा हुआ है। अर्थात जो प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूँ, यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनसे संबंधित इंट्रोडक्शन सबसे पहले यहाँ पे दी जा रही है। तो इसी प्रकार जब भी आप प्रश्नों को लिखें तो इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखें, और एक क्रम से यदि आप प्रश्न लिखते हैं तो आपकी योग्यता, क्षमता का विकास अधिक मात्रा में होगी, और कम शब्द यानी कि कम जानकारी भी यदि आपके पास है तो आप एक पूरे प्रश्न को 3 से 4 पैराग्राफ में आराम से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए,
प्रस्तावना क्या दिया हुआ प्रस्तावना में? प्रस्तावना है सृजनात्मक आत्म अभिव्यक्ति का साधन कला है। बिल्कुल सही। सृजनात्मक, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बालक में सृजनात्मक गुण विद्यमान होता है और उनकी आत्म अभिव्यक्ति कला के माध्यम से ही होती है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई लड़का भाषण कला में अत्यंत ही उत्तम है, कोई व्यक्ति चित्र कला में अत्यंत ही उत्तम है, कोई व्यक्ति संगीत कला में अत्यंत ही उत्तम है। तो ये उनकी सृजनात्मक शक्ति है, ये उनमें सृजनात्मक कला है जिसकी आत्म अभिव्यक्ति जो है कला के माध्यम से ही की जा सकती है। तो सृजनात्मक आत्म अभिव्यक्ति का साधन कला है। जैसे किसी भी व्यक्ति में जो सृजनात्मक गुण है, सृजनात्मक शक्ति है, उसका जो अभिव्यक्ति वो कर सकता है, तो कला के माध्यम से ही वो अपने अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो किसी में नृत्य कला का गुण आप देखे होंगे, किसी में जो एक्टर बनने का शौक़ होता है, एक्टिंग की कला, कलाकार बनने की कला जो होती है, ये सभी जो आत्म अभिव्यक्ति की जाती है ऐसे कलाओं की, तो इनका साधन, एकमात्र साधन है वो कला है। कला के माध्यम से ही वो अपने सृजनात्मक शक्ति, जो सृजनात्मक कला है, उनको विकसित कर सकते हैं, उनका आत्म अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये हमारा एक लाइन के अंदर इतनी सी बातें आप में देखने को मिली होगी। आगे देखें आप, कला प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अत्यंत व्यक्तिगत और निजी क्रियाकलाप है। देखिए लाइन को समझिए, कला प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अत्यंत व्यक्तिगत और निजी क्रियाकलाप है। बिल्कुल यहाँ पे ये लाइन जो समझाने का प्रयास कर रहा है कि कला प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए, मतलब कोई भी शिक्षार्थी जो कला से संबंध रखता है, उनके लिए ये एक व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि कला आत्म अभिव्यक्ति है और सृजनात्मक बोध का ये परिचय होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने मन से ही किसी कला को अंजाम दे सकता है, कला कर सकता है। तो उनकी निजी क्रियाकलाप है, उन्हें आप मार पीट कर, प्रेशर डालकर उनसे नहीं करवा सकते हैं आप। ये कार्य उनके आत्म अनुभूति की है, उनके सृजनात्मक शक्ति की है। इसीलिए आप उनमें किसी भी प्रकार के प्रयास करके आगे बढ़ाने का प्रयास आप उन्हें कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ज़बरदस्ती कला का प्रदर्शन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए उनको आंतरिक रूप से तैयार होना होता है। तो इसीलिए ये लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कला प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अत्यंत व्यक्तिगत और निजी क्रियाकलाप है, ये लाइन ये समझाने का प्रयास करता है। आगे देखें आप, वह अपने ही प्रयासों से अपने भावों, विचारों का चयन, अभिव्यक्ति और आयोजन सीख लेता है। जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले वाले लाइन में बताया, सेम वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अपने ही प्रयास के द्वारा जिस व्यक्ति में सृजनात्मक कला होती है, रचनात्मक कला होती है, या फिर किसी भी प्रकार की कला होती है, वह व्यक्ति स्वयं प्रयास के माध्यम से विचारों का चयन करता है और अभिव्यक्ति और आयोजन सीख लेता है। लेकिन इन्हीं प्रयासों से सीखना काफ़ी नहीं होता। बिल्कुल सही, मैंने कहा था कि प्रयास के माध्यम से इन्हें सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे आप देखे होंगे जो आपके सामने लाइन है कि लेकिन इन्हीं प्रयासों से सीखना काफ़ी नहीं होता, उसे शिक्षक के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, किसी भी कार्य में सुधार जल्द लाने के लिए हमें उनसे संबंधित जो गुरु हैं, उनसे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, उनसे हम लोगों को सलाह लेनी होती है। इसी प्रकार से कला शिक्षक जो एक छात्र को उनकी कला को निखारने में, प्रदर्शन में बेहतर मदद कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक जो है शिक्षक मार्गदर्शन का कार्य यहाँ पर करता है छात्रों के लिए, उनकी कलाओं को निखारने के लिए।
अतः कला संबंधी क्रियाकलाप में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक की भूमिका नगण्य हम नहीं कह सकते हैं, शिक्षक की बहुत अधिक भूमिका है। उन्हें कलाओं को सही दिशा प्रदान करने में, उनकी कलाओं को आंतरिक रूप से निखारने में, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में, उन्हें सच्ची जो दिलासा दिलाने में, उन्हें सच्चाई से अवगत कराने में कि आपकी कला सही दिशा की ओर बढ़ रही है, आप अच्छे से प्रयास करो, और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन आदि देने में शिक्षक की काफ़ी भूमिका होती है, जो उनके कलाओं को आंतरिक रूप से निखारने का कार्य करती है। इसीलिए शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कला में। ठीक है, आगे देखिए कि उद्देश्य। बिल्कुल ये प्रश्न एक क्रम के रूप में सजाया हुआ है। तो आपने अभी प्रस्तावना के अंदर इतनी बातें देखी, अब हम देखते हैं उद्देश्य क्या है। कला शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनको हम लोग देखते हैं। बालकों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त और संप्रेषित करने में सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षक के रूप में भूमिका अदा करना। शिक्षक का उद्देश्य ये होता है कि छात्रों में किसी प्रकार का भय व्याप्त ना हो, वे अपने अंदर उठ रहे समस्त विचारों को, अपने अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकें, जरा से भी हिचक उनमें ना हो, और बेहिचक होके अपने अंदर उठ रहे अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर सकें, संप्रेषित करने में उनको सहायता प्रदान कर सकें। ये होता है शिक्षक का भूमिका, शिक्षक का उद्देश्य। आगे देखिए कि कला शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अभी हमने क्रम के रूप में देखा, सबसे पहले प्रस्तावना को, इसके बाद उद्देश्य को। अब हम लोग देखते हैं शिक्षक की भूमिका को। आप देखेंगे कि कला शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका होती है, कला और हस्तशिल्प कार्यों में, हस्तशिल्प अर्थात आप सभी समझ रहे होंगे जो हाथों से कला का प्रदर्शन किया जाता है। हाथों से हस्तशिल्प मतलब जैसे स्वेटर बुनना या फिर आदि कार्य जो हाथों से किए जाते हैं, ये सभी हस्तशिल्प के अंतर्गत आते हैं। और कला जो कि नृत्य कला, प्रदर्शन कला, इन सभी से तो आप लोग वाकिफ हैं ही। तो हस्तशिल्प कार्यों में शिक्षक प्रेरणा का स्रोत होता है। शिक्षक का दायित्व होता है कि वे चित्रों की रचना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करें। जब बच्चों के मन में भाव फूट रहे हों तो वे उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए बेचैन हों। बिल्कुल सही। जैसे आपके विद्यालय में किसी प्रकार का एक माहौल बना तो बच्चों के मन में होती है कि हम इनमें अपने 4 लाइन रखें, अपने विचारों को प्रस्तुत करें। और जो इन विषयों से संबंधित शिक्षक होते हैं, कलाओं से संबंधित शिक्षक होते हैं, वे ऐसा करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। और जब आपके विद्यालय में, कॉलेज में ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन हो या फिर किसी प्रकार का एक नए वातावरण बने, तो वे शिक्षक ऐसा करते हैं और कभी भाषण कला का आयोजन करवाते हैं और अन्य प्रकार की बहुत सारी कलाओं का आयोजन करवाकर छात्रों से आत्माभिव्यक्ति करवाते हैं। यानी कि उनके बच्चों के मन में भाव प्रस्फुटित होते हैं कि हम इनमें अपने विचार रखें, अपने बारे में बताएं। तो इस प्रकार से जो अच्छे शिक्षक होते हैं, कला के शिक्षक होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, वे ऐसे शिक्षक इस प्रकार के माहौल को बनाते हैं और काफ़ी छात्रों को इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने कलाओं को आत्माभिव्यक्ति हम सबके सामने करें। देखिए आगे, तब उनके लिए इससे अधिक कष्टकारक और क्या होगा कि उन्हें ब्रश और रंग ना दिए गए हों। अर्थात जैसे चित्रकला में किसी भी छात्र को चित्र बनाने के लिए यदि कहा जाता है और उन्हें ब्रश और रंग ना दिए जाएं तो कितना दिक्कत होता होगा उन्हें बनाने में।
इन बातों को यहाँ पे कहा जा रहा है। उत्साह और प्रोत्साहन का वातावरण कला और शिल्प सिखाने के लिए सर्वोत्तम होता है। उत्साह और प्रोत्साहन, बिल्कुल सही। उत्साह, यदि आप में किसी भी कार्य को लेकर हर्ष नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, खुशी नहीं होती है, तो आप उन कार्यों को अच्छे मिजाज से नहीं करते हैं। इनका बहुत ही गलत परिणाम हमारे सामने उभर कर आता है कि वो कार्य हमारा अच्छे ढंग से संपन्न नहीं हो पाता, उन कार्यों को हम सही ढंग से नहीं सीख पाते। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो होता है उत्साह काफ़ी आवश्यक होता है। और प्रोत्साहन अर्थात मोटिवेशन या पुनर्बलन आप सभी ने पढ़ा होगा कक्षाओं में, जो किसी कार्य को करने के उपरांत वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छे, या फिर कोई प्राइज़, गिफ्ट आदि दी जाती है। ये प्रोत्साहन का कार्य करता है। और इन सभी की हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है प्रोत्साहन। तो इन सभी का वातावरण जो है कला और शिल्प सिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है, यानी सर्वोत्तम होता है। यदि कक्षा के शुरू में ही बातचीत और चर्चा द्वारा बालकों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि बच्चों को क्या करना है तथा कार्य करने के लिए उनके मन में अनेक विचारों को जगा देना चाहिए, जिससे आगे के कार्य और सहज हो जाएं। अर्थात कि यदि हम कक्षा में किसी कला का आयोजन करने जा रहे हैं तो पहले ही हम बच्चों को ये सूचना दे दें कि बच्चों, आज आपके क्लास में ये माहौल क्रिएट होने वाला है, आज आपके क्लास में ये प्रतियोगिता रखी गई है, या फिर आपके क्लास में आज ये कला का प्रदर्शन होने वाला है। इससे बच्चों में जो है बातचीत के द्वारा, चर्चा के द्वारा स्पष्ट हो जाता है और बच्चे जो है उन कार्यों को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उनके मन में अनेक प्रकार के विचार जन्म ले लेते हैं कि हम इस कार्य को इस प्रकार से कर सकते हैं, इसे हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न के माध्यम से आप सभी के सामने जो भूमिका है उन्हें रखा गया है, जिससे आगे का कार्य बच्चों के लिए सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। आगे चलिए। कला संबंधी क्रियाकलाप में शिक्षक की निम्न भूमिका भी हो सकती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी भूमिका हो सकती है, वन लाइनर में आप सभी के सामने है। सबसे पहला आप देखें तो बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण प्रोत्साहन और उदार हृदय से प्रस्तुत होना, ये शिक्षक की भूमिका हो सकती है। सहानुभूतिपूर्ण अर्थात बच्चे यदि कुछ कलाओं में निपुण नहीं हैं, सीखने में उन्हें थोड़ी देर हो जा रही है, तो या फिर कोई भाषण कला में कोई छात्र ऐसी बातों को बोल दें जो वहाँ पर सटीक ना हो, इन सभी के लिए शिक्षक के मन में किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार की दुख नहीं होनी चाहिए और उनका जो व्यवहार हो बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, सहयोगपूर्ण होनी चाहिए, प्रोत्साहित करने वाला। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार तुम इससे अच्छे कर सकते हो, मुझे उम्मीद था तुम्हारा यहाँ पर बोलना बहुत अच्छा था, लेकिन इस लाइन की जगह पे यदि तुम ये लाइन कहते तो काफ़ी उत्तम होता। इस प्रकार के सहानुभूति, प्रोत्साहन और उदार हृदय के साथ बच्चों के साथ समक्ष आना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए। ये पहला भूमिका कला संबंधी क्रियाकलाप में शिक्षक की होती है। दूसरी आप देखें तो बालकों को सृजनात्मक क्रियाकलाप का अनुभव हो। बालकों में जो किसी भी प्रकार की सृजन शक्ति का जो कला होती है, क्रियाकलाप होती है, उनका अनुभव उनको होना चाहिए कि हम इन कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, हम भाषण अच्छे से दे सकते हैं, हम चित्रकला को अच्छे से कर सकते हैं, हम नृत्य कला को अच्छे से कर सकते हैं, हम संगीत कला में प्रखर हैं। तो इन सभी चीज़ों का अनुभव छात्रों को कराने के लिए भी शिक्षक एक काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर होता है। आगे देखें, तीसरे में बालकों को अपने विचार भाव को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करना हो। बालकों को अपने विचार भाव को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करना हो,
ये भी शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चे किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का संशय उनके मन में ना हो और उनके अंदर जो विचार पनप रहे हों, उनके अंदर जो अभिव्यक्ति प्रस्फुटित हो रही हो, उनको वो आसानी पूर्वक अभिव्यक्त कर सकें, मुक्त रूप से अभिव्यक्त कर सकें। ये उन शिक्षकों का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों में इस प्रकार की भावनाओं को व्याप्त करें। आगे देखें, चौथा नंबर जो आपके सामने है, मौलिकता और व्यक्तिकता को प्रोत्साहित करना। मौलिकता, बिल्कुल कोई बनावटी नहीं होनी चाहिए। बच्चे अपने मन से जो कर रहे हैं उनमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी प्रकार की बनावटी या किताबी कोई ऐसी भाषाएं उनमें उपस्थित ना हो। इनके लिए मौलिकता और व्यक्तिकता को बढ़ावा देनी चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहन देनी चाहिए। जिन छात्रों के वाचन में, जिन छात्रों की कलाओं में, नृत्य कलाओं में, संगीत कलाओं में मौलिकता है, व्यक्तिकता है, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि और अन्य बच्चे जो इनसे संबंध रखते हैं, कलाओं से संबंध रखते हैं, वे भी अपने विचारों में, नृत्य में, संगीत में जितनी कला होती है, सृजनात्मकता होती है, उनमें मौलिकता को अग्रसर कर सके, व्यक्तिकता को अग्रसर कर सके। अब देखिए पाँचवा है, बालकों को स्वयं खोजी और उपाय कुशल बनने के लिए प्रोत्साहित करना। स्वयं खोजी और उपाय कुशल बनने के लिए प्रोत्साहित करना इस बात से आशय है कि बच्चों में ऐसे विचारों को आप प्रस्फुटित करें कि बच्चे नई खोज के लिए अग्रसर हो सके, अपनी रचनाओं को सही रूप देने के लिए तत्पर हो सकें, कुशल हो सकें। इसके लिए शिक्षक को बालकों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। छठा देखें, बालकों को कल्पना करने तथा अपने भावों को नया रूप देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे बच्चों में किसी प्रकार की भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं तो कोई छात्र यदि सृजनात्मक कला यानी कि चित्रकला या फिर किसी कला से संबंध रखता हो तो चित्रकला में भी आप भावों को अच्छे रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर किसी में कविता, कहानी आदि बनाने की जो क्षमता होती है, कला होती है, सृजनात्मक शक्ति होती है, वो उनको कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से भाव अनुकूल उसको लिख सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। सातवां देखें, प्रश्नों तथा चर्चा द्वारा बालकों को अपने विचारों को स्पष्ट करने में सहायता दें। बिल्कुल सही। किसी प्रश्न को हम कक्षा में शेयर करते हैं और किसी बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को उसमें बोलने के लिए हम प्रतिभागी बनाते हैं, तो इनमें भी होता है कि बच्चे अपने भावों को स्पष्ट रूप से, विचारों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसमें काफ़ी लाभ उन बच्चों को भी होता है जो किसी प्रश्नों को सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, सही ढंग से नहीं उसको क्लियर कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी प्रश्न को अच्छे तरीके से हल करते हैं और वहाँ बैठे, कक्षा में बैठे सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि वे इनको सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों द्वारा तथा चर्चा द्वारा बालकों को अपने विचार को स्पष्ट करने में सहायता शिक्षक प्रदान करते हैं। आगे देखें तो संक्षेप में यदि हम कहें तो कला शिक्षक को विशिष्टता यह ज्ञात होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इस बात में यदि संशय है तो कला शिक्षक एक छात्रों को सही ढंग से जो है मदद प्रदान नहीं कर सकेंगे, सही ढंग से उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो कला कक्षा में ऐसा नहीं किया जाता है और कि शिक्षक बालकों को किसी कलात्मक समस्या में लगाकर आवश्यक सामग्री देकर हट जाए, जिससे पूर्ववर्ती सूत्र की नोटबुक जांच या श्यामपट्ट पर कोई कार्य में लग सकते हैं। तो जैसे अन्य सब्जेक्ट में, अन्य विषयों में आप देखते होंगे कि छात्रों को एक समस्या के रूप में कोई प्रश्न दे दिए जाते हैं और शिक्षक वहाँ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे नहीं कर सकेंगे, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कला शिक्षण है और कला शिक्षण में शिक्षक को पूर्ण रूप से उपस्थित रहना चाहिए ताकि कला सही रूप से उभर सके, आगे बढ़ सके, निखर सके। आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अभी अपने चैनल पे लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि
इसके लिए कुछ शर्तें हैं यूट्यूब के अंदर, तो आप सभी यदि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो कुछ ही दिनों में मैं आप सभी के सामने लाइव आकर पढ़ा सकूँगा। तो आप सभी का प्यार बना रहे, स्नेह बना रहे। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए।